जय हिंद मेरे दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, मैं लेके आया हूं आपके लिए वापस से प्रैक्टिस सेट दूसरा, जो आपके आरपीएफ का जीके जीएस का रहने वाला है। आप सभी को पता है हमने जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट चालू कर दिए हैं। कल हमने एक कवर किया था, आज दूसरा है। ठीक है, बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा इस क्लास के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछने योग्य हैं और पूछे जाते हैं दोस्तों बार बार। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम नोबेल प्राइज भी देखेंगे जो 5 क्षेत्र में दिया जाता है, और एक क्वेश्चन यहां से आपके करंट अफेयर के रूप में फिक्स है। तो क्लास के अंत तक बने रहना, आज हम नोबेल प्राइज वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर आप चाहते हैं इस क्लास की पीडीएफ मिले तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर आप दोस्तों अंत तक बने रहे तो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है दोस्तों। एग्जाम में बहुत सारे रेलवे यहां से क्वेश्चन पूछती है, तो बिना समय गंवाए क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्लास में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है? मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही शानदार बताएंगे मेरे सभी भाई बहन। ये इसका हिंदी वर्जन और ये इसका इंग्लिश वर्जन, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, बताइए कैसे करेंगे, क्या होगा इसका सही आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों, बताइए। तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक करने की सोच रहे हैं, उनका ये जवाब पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। हमें ये तो पता चल गया कि 1864 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन दोस्तों ये वेद समाज की स्थापना करी किसने थी? तो ध्यान रखना, श्री धरलू नायडू ने दोस्तों। धरलू नायडू ने दोस्तों, धरलू नायडू ने, श्री धरलू नायडू। दोस्तों हमें यह तो पता चल गया कि श्री धरलू नायडू ने इसकी स्थापना करी थी, लेकिन दोस्तों किसके कहने पर, किसकी सिफारिश पर दोस्तों, किसकी प्रेरणा से? तो ध्यान रखना दोस्तों, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से दोस्तों। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना। अब यहां पर 1828 की बात करें दोस्तों, तो यहां पे ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज। ठीक है, कोलकाता में ब्रह्म समाज कहां पर होती है दोस्तों? कोलकाता में। यह भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, कोलकाता में ध्यान रखना। ठीक है, कोलकाता, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। 1875 में ध्यान रखना आर्य समाज की स्थापना हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, आर्य समाज, इन्हीं का नारा था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का कि वेदों की ओर लौटो। इनकी एक पुस्तक भी है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों करी 1875 में। कहां पर करी दोस्तों? बंबई में, 1875 में। ठीक है, ये क्वेश्चन से एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। ठीक है, मुंबई में, पहले तो बंबई कहा जाता था। ठीक है, तो आप यहां पे बंबई कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास के अंत तक बने रहना, आपका बहुत ही अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों। बहुत ही शानदार कंटेंट है आप लोगों के लिए दोस्तों। क्वेश्चन 22, इक्ता प्रथा किस शासक ने चलाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबिक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या अकबर? ये इसका हिंदी वर्जन और ये इसका इंग्लिश वर्जन। कमेंट करेंगे मेरे सभी भाई बहन, क्या रहेगा इसका सही ऑप्शन। तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था दोस्तों। ठीक है, 40 सरदारों का गठन भी दोस्तों इसी ने किया था, तुर्क ए चहलगानी। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट तुर्क ए चहलगानी लिख रहा हूं दोस्तों ताकि सही रहेगा। ठीक है, तुर्क ए चहलगानी का गठन भी इसी ने किया था, लिख लो। तुर्क ए चहलगानी का गठन किया था, तुर्क ए चहलगानी का गठन किया था। ठीक है, इसी ने दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी बनवाया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और कुतुबुद्दीन तो आप सभी को पता है दोस्तों, गुलाम वंश का फाउंडर है, संस्थापक है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है ना, वो दोस्तों इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी और ऐबक ने लाहौर को। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 23, डैश की मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर चित्रित किया गया है? कथकली, भारतनाट्यम, मणिपुरी या कुचिपुड़ी? कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट्स। साथियों, अभी तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे मेरे सभी भाई बहन, और क्लास को शेयर कर देंगे अपने मित्रों के साथ। बहुत ही शानदार कंटेंट है, आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और मित्रों, आपको इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लो दोस्तों, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है साथियों, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आप कमेंट करिए जितने भी मेरे भाई बहन इंग्लिश मीडियम से हैं, तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब इसका आंसर टिक करते हैं भाई, क्या आंसर आएगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन भरतनाट्यम टिक कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल
सही है। कितने लोग भरतनाट्यम टिक कर रहे हैं? ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम बिल्कुल सही है दोस्तों। ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम बहुत पूछा जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या है भाई? किसी को पता हो तो बता दो। इसका प्राचीन नाम किसी को पता हो तो बता दो। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या? सदिर। सदिर इसका प्राचीन नाम है, सदिर। ठीक है, ये ध्यान रखना, सदिर इसका प्राचीन नाम है। और दोस्तों अन्य नाम क्या है? इसको अन्य नाम भी देख लो, अन्य नाम, इसके अन्य नाम भी देख लो। अन्य नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका जो अन्य नाम है दासी अट्टम, लिख लो, दासी अट्टम। एग्जाम में पूछे जाते हैं दासी अट्टम। ठीक है, दासी अट्टम। और अग्नि नृत्य, इसे अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है जो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो, इसको दोस्तों इस नाटक, इस एक पॉइंट और लिख लो दोस्तों। इसमें जो शुरुआती जो शुरू किया जाता है नाटक नृत्य को दोस्तों, उसका जो शुरुआती बिंदु होता है उसको क्या कहा जाता है? किसी को पता है? बताइए दोस्तों। अगर इसका जो अंत होता है दोस्तों, अंत ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। इस नृत्य का जब, यह नृत्य जब खत्म होता है तब अंत किससे होता है? मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, आप लोगों को कमेंट करना है। अलारिपू और एक और है अपना, ये क्या नाम है, एक और नाम है अपना तिल्लाना। बताइए दोस्तों किससे होता है? अलारिपू या तिल्लाना से? कमेंट करके बताना। इसका जो अंत होता है भरतनाट्यम का, मैं आपको दो हिंट दूंगा, आपको बताना है अलारिपू या तिल्लाना। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बिना समय गवाए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 24, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1774 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में या 1772 ईस्वी में? ये इसका इंग्लिश वर्जन, ये इसका इंग्लिश वर्जन कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों? बताइए सभी स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें, उनका ये जवाब बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों। ठीक है, इसी में दोस्तों ध्यान रखना, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, उसको दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया, बंगाल के गवर्नर को। ठीक है, यहीं से दोस्तों बंगाल को गवर्नर जनरल का पद दिया गया, बंगाल को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। एग्जाम में पूछा जाता है बंगाल को गवर्नर जनरल का पद किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल को गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल का पद दिया गया। ठीक है, और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, पद दिया गया। और इसी एक्ट के तहत दोस्तों कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों 1774 में। किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों जो पहले न्यायाधीश थे वो कौन थे? कमेंट करके बताइए। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, में डायरेक्ट लिख दूं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, स्थापना करी गई थी दोस्तों। स्थापना तो 1774 में करी गई थी, लेकिन किस एक्ट के तहत? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश बताइए दोस्तों, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए अगर आपको पता तो ध्यान रखना। एलिजा इम्पे, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, एलिजा इम्पे, ध्यान रखना, एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। ठीक है, ये आपको नाम ध्यान रखना, एलिजा इम्पे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। किस अधिनियम के तहत वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस अध्यादेश को जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1862, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है स्टूडेंट्स, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। कमेंट करेंगे आप सभी। चलिए अब इसका आंसर टिक करेंगे। तो कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर भी टिक कर रहे हैं? जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर, जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पर स्टूडेंट्स बी ऑप्शन को लॉक करें, उनका जवाब ये पूर्णतः सत्य है दोस्तों। ठीक है,
तो ध्यान रखना दोस्तों, वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रदान की गई थी वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत की गई थी दोस्तों। जितने भी मेरे बी ऑप्शन टिक कर उनका जवाब ये पूर्णतः सत्य है। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब यहां से मैं एरो करके यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, एरो करके यहां से ये वाला इसका आंसर लिख रहा हूं सी वाले ऑप्शन का। यहां पर ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में निर्वाचन प्रणाली दोस्तों किस अधिनियम के तहत शुरू की गई थी। तो ध्यान रखना, भारत में निर्वाचन प्रणाली इसी अधिनियम के तहत शुरू की गई थी दोस्तों। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, भारत में निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली, ये आप ध्यान रखना, भारत में निर्वाचन प्रणाली शुरू गई थी। और दोस्तों भारतीय परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति भी दोस्तों इसी अधिनियम के तहत दी गई थी, आपको ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों ये जो 1909 वाला अधिनियम है ना दोस्तों, इसके तहत शायद दोस्तों पहली बार मुस्लिमों का दोस्तों पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया था। मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन मंडल, मुस्लिम का पृथक, अलग, पृथक का मतलब अलग, मुस्लिम का अलग मंत्रिमंडल बनाया गया था दोस्तों, अलग मंडल बनाया गया था, निर्वाचन मंडल बनाया गया था, अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना, निर्वाचन मंडल बनाया गया था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों, इनको आप इग्नोर नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, आप एक बार इसका आंसर टिक कर लो भाई। इसका आंसर बी 1800, इसका आंसर टिक करो भाई, कौन सा है, बी ऑप्शन को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट, इंडियन काउंसिल 1861, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन का ये रहा। अच्छा, हिंदी वर्जन इसका है ही नहीं, इसका हिंदी वर्जन कहाँ गया, इसका हिंदी वर्जन नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको सोल्व कर ले। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, विच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया में सबसे शीत मतलब ठंडा मरुस्थल कौन सा है, सहारा, अटाकामा, कलाहारी, गोबी, बताइए दोस्तों, विच इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इजी क्वेश्चन है, हिंदी में भी आप समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, बताइए दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा, मेरे सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे गोबी मरुस्थल टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब इसकी लोकेशन भी आपको बहुत जरूरी पता होनी चाहिए, चीन और मंगोलिया में स्थित है ये, चीन और मंगोलिया में, मेरे वीरों ध्यान रखना, चीन और मंगोलिया टिक कर लेना, चीन और मंगोलिया, चीन और मंगोलिया दोस्तों, ठीक है। तो मेरे वीरों ये आपको ध्यान रखना है। बात करूं दोस्तों सहारा मरुस्थल की, सहारा मरुस्थल आपको ध्यान रखना उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, उत्तरी अफ्रीका में, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी ध्यान रखना, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, मैं यहां पे लिख देता हूं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बड़ा मरुस्थल है, आपको यह भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा दोस्तों। बात करें दोस्तों अटाकामा की, ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, लिख लो शुष्क मरुस्थल है। ये कौन सा अटाकामा मरुस्थल कैसा है, शुष्क मरुस्थल है, विश्व का शुष्क मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और ये दोस्तों चिली देश में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, ये दोस्तों चिली देश में स्थित है, ध्यान रखना चिली देश में स्थित है, चिली देश में, दक्षिण अमेरिका वाला, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। अब बचा हुआ है दोस्तों हमारा जो कलाहारी मरुस्थल है दोस्तों, वो ध्यान रखना अफ्रीका में स्थित है, बोत्सवाना अफ्रीका में, लिख लो बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है कलाहारी मरुस्थल, मैं लिख देता हूं बोत्सवाना एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है दोस्तों, बोत्सवाना अफ्रीका में, ठीक है। ये सारे ही बहुत ही फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका प्रश्न का जवाब देंगे मेरे सभी बच्चे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 27, हाल में ही विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी, पीयूष गोयल, अमित शाह, सभी वीर कमेंट करेंगे। ये दोस्तों 2024 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहां से, बताइए दोस्तों, बेफिक्र रहिए, आपको बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, आप अच्छे से मेहनत करिए, सब अंत तक बने रहना है, आपको शुरू से अंत तक बने रहना है, मेहनत करना मेरे साथ मिलकर, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों। सिलेक्शन वही लेता दोस्तों जो शुरू से अंत तक मेहनत करते हैं दोस्तों, जो बीच में ही अपनी मंजिल को छोड़ दें तो उनका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। तो बिल्कुल यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान, कौन कौन यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान टिक कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये हमारे कौन है भाई, शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों, लिख लो यहाँ पे शिक्षा मंत्री हैं, एग्जाम में पूछा जाएगा, जो अपने मोदी
3.0 जो वो मंत्रालय जो चेंज हुए वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। शिक्षा मंत्रालय, ये अपने कौन है भाई? शिक्षा मंत्रालय। इनके पास कौन सा मंत्रालय है भाई? शिक्षा मंत्रालय है। जी किशन रेड्डी दोस्तों, ये कौन है भाई बताइए? इनके पास संस्कृति मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय है इनके पास, संस्कृति मंत्रालय। पीयूष गोयल जी के पास वर्तमान 2024 वर्तमान में बात करी जा रही है, इनका चेंज हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना, वाणिज्य मंत्रालय है, ये वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स के है ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, कॉमर्शियल मिनिस्ट्री इनके पास, वाणिज्य मंत्रालय। इसका दोस्तों इंग्लिश वर्जन भी है, ठीक है, अभी मैं आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देता हूँ। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आप इंग्लिश में भी जो भी मेरे भाई बहन तैयारी करें देख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश वर्जन, ठीक है दोस्तों। अब बचा हुआ हमारा कौन है? तो ये दोस्तों पीयूष गोयल की बात करें, और ध्यान भी रखना पीयूष गोयल दोस्तों पूर्व रेल मंत्री भी थे दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, पूर्व रेल मंत्री भी थे, पूर्व रेल मंत्री भी थे, एग्जाम में भी पूछ सकता तो आप बता सकते हैं, ठीक है, रेल मंत्री, ये पूर्व रेल मंत्री भी थे दोस्तों, ठीक है। और एक और फैक्ट है, अमित शाह जी, आप सभी को पता होगा दोस्तों, इनके पास अभी भी कौन सी गृह मंत्रालय है? इनके पास अभी भी कौन सा गृह मंत्रालय है? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ना, ठीक है। तो ये आप इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ आप देख सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। आपको जो रीजनिंग होती है ना, एनालॉजी रीजनिंग, उसमें भी पूछा जाता है। ब्राजील देश की संसद का नाम क्या बताइए? संसद, राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल असेंबली या संघीय संसद? ये इसका इंग्लिश वर्जन है, कमेंट करेंगे, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, सभी साथी कमेंट करें। अब इसका आंसर टिक करेंगे। हमें पूछा ब्राजील देश की संसद का नाम क्या है, क्वेश्चन ये पूछा, तो बिल्कुल यहाँ पे नेशनल असेंबली, जितने भी मेरे भाई बहन टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों अर्जेंटीना की संसद का नाम भी यही है, इक्वाडोर देश का संसद की नाम भी यही है, ठीक है। जो इक्वाडोर देश है ना, उसका भी यही नाम है, अर्जेंटीना, यही संसद है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये जो संसद है ये किन किन देशों की? एक तो अपने भारत की, तो ये सभी को पता है, ठीक है। इस साथ में लिखना ब्रिटेन, एग्जाम में पूछा जाता है ब्रिटेन, ब्रिटेन। दूसरा कनाडा, ब्रिटेन, कनाडा, और जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे भी है साथ में, जिम्बाब्वे। और तीसरा ध्यान रखना एक और है दोस्तों, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। और तीसरा कौन है? चौथा कौन है? न्यूजीलैंड। ये कुछ इंपोर्टेंट। और दोस्तों ये संघीय संसद, संघीय संसद खाली ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया भी ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया की है। बाकी संघीय परिषद बोले तो एक फिलीपींस की भी है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की। अब एक और बची हुई हमारी कौन सी, वो हम अगले उस वाले इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस, ये नेशनल कांग्रेस दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना, सबसे पहले नाम ध्यान रखेंगे फ्रांस, बहुत पूछा जाता है दोस्तों, फ्रांस ध्यान रखेंगे। दूसरा, और आप ऑस्ट्रिया भी ध्यान रख सकते, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की भी संसद क्या है, उस संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रांस हो गया, जॉर्डन, जॉर्डन ले लो, एक जॉर्डन हो गया, जॉर्डन। इराक, इराक हो गया, इराक की कैपिटल और मुद्रा कमेंट कर दो। और कौन सी है नेशनल असेंबली में? जैसे जॉर्डन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया हो गया है ना, दक्षिण कोरिया, ये सभी ध्यान रखना आपको, दक्षिण कोरिया। कंबोडिया भी है, ठीक है, कंबोडिया भी है, ये भी ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट असेंबली, संसद है, पार्लियामेंट है, जो अदर अदर कंट्रीज के नेम है, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन 29 यहाँ पर भी बहुत ही इंपोर्टेंट है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? कृष्ण भगवान को, सूर्य भगवान को, शिव जी को या ब्रह्मा जी को? ये इसका इंग्लिश वर्जन है, सभी भाई बहन कमेंट करेंगे, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। तो पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे, गुरुजी ये समर्पित है सूर्य भगवान को, ठीक है। अब गायत्री मंत्र की बात करें दोस्तों, इसका उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में है, उल्लेख ऋग्वेद में, इसका ऋग्वेद में उल्लेख, ऋग्वेद में उल्लेख है, ठीक है, उल्लेख ऋग्वेद में उल्लेख है। अगर गायत्री मंत्र की रचना, इसकी रचना किसने करी गायत्री मंत्र की? तो ध्यान रखना कवि विश्वामित्र ने, लिख लो कवि विश्वामित्र, कवि विश्वामित्र, विश्वामित्र, कवि विश्वामित्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहां से थोड़ा ऋग्वेद के बारे में बताऊंगा दोस्तों, यहां से थोड़ा सा आपको ऋग्वेद के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? ऋग्वेद। सबसे पहले सबसे प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वेद है दोस्तों, ठीक है। कुछ फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रहेगा, ये प्राचीन वेद है। अपना पहला पॉइंट क्या रहेगा? ये प्राचीन वेद है। अपना दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि इसके अंदर गुरुजी 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और
1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, ठीक है। 2 पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो हमारा ये, इस पे देख लेते थोड़ा ऋग्वेद के बारे में, ठीक है, और देख लेते हैं ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है भाई, तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों, उसी पेज पर मैं बताता हूँ, ऋग्वेद के ये तीसरे मंडल में क्या है, ऋग्वेद के गायत्री मंत्र है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेख है ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है, तीसरे मंडल में, ठीक है। ऋग्वेद के तीसरा जो मंडल है ना ऋग्वेद का, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद के दोस्तों 9वें मंडल में क्या है, बताइए किसी को पता है, 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ऋग्वेद में दशराज का युद्ध किस मंडल में ऋग्वेद का वर्णन किया गया, वो बताइएगा दोस्तों। और ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी, सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद में पवित्र नदी कौन सी है, पवित्र नदी, तो ध्यान रखना, पवित्र नदी बताया किसको, सरस्वती रिवर, सरस्वती नदी। और ऋग्वेद में ज्यादा बार वर्णित उल्लेख, अधिक वर्णित किस नदी का किया गया, वर्णित, अधिक वर्णित, सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का किया गया, अधिक वर्णित, तो ध्यान रखना सिंधु रिवर है, वो कौन सी रिवर है, सिंधु रिवर, कौन सी भाई, सिंधु रिवर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ऋग्वेद के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है आर्यों का समाज कैसा था, तो ध्यान लिखना है यहाँ पर, जो आर्यों का समाज था, ये इसका इंग्लिश वर्जन भी देख लो, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, कमेंट करिएगा, इंग्लिश वर्जन है साथियों ये वाला, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन के जवाब देते हैं। आर्यों का समाज कैसा था, तो लिख लो भाई, पितृ प्रधान था, पितृ सत्तात्मक, पितृ प्रधान, ठीक है। और आर्यों की भाषा कैसी थी, संस्कृत, या सोमरस भी कह सकते हैं, ठीक है, संस्कृत कह लो या फिर सोमरस कह लो, सोमरस, ठीक है। आर्यों का ये कहाँ के मूल निवास थे, ये मध्य एशिया से आए थे दोस्तों, कहाँ से आए थे आर्य, मध्य एशिया से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 33वां क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण निहित है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइज इन, तो ध्यान रखना इसका बिल्कुल आंसर आप जल्दी से टिक करेंगे 29 दोस्तों, ठीक है, आंसर 29। संविधान की आत्मा किसने कहा, बी आर अम्बेडकर जी ने 32वें आर्टिकल को, संविधान की आत्मा, इसी आर्टिकल को कहा, इसी अनुच्छेद को संविधान की आत्मा किसने कहा भाई, संविधान की आत्मा तो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर जी, बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने बहिष्करणी हितकर्णी की सभा की स्थापना की थी, हितकर्णी सभा की स्थापना की थी। और जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना तीनों राउंड टेबल, उनमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है, ध्यान रखना अम्बेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड, कमेंट करेंगे। तो जितने भी मेरे भाई बहन 1 जनवरी 1949 टिक करें, उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। और आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो 1935 में दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। एक एक्ट आता है 1934 का, ठीक है, ध्यान रखना, आरबीआई की स्थापना, ठीक है, आरबीआई की स्थापना, ये ध्यान रखना। एक एक्ट आता 1934 का, उसी एक्ट के तहत दोस्तों 1935 में स्थापना हुई थी दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, स्थापना। और इसके दोस्तों पहले गवर्नर, इसके वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये भी आपको कमेंट करना है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि वर्तमान में इन द प्रेजेंट कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, ठीक है, इन प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है। सभी भाई बहन मेरे कमेंट जरूर करना, ठीक है साथियों। 34वें क्वेश्चन से मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन 35, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, मणिपुर, कथक, कथकली, भरतनाट्यम। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे क्वेश्चन, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या मतलब, अब हम इसका आंसर टिक करते हैं, मुझे बार बार मैथ की याद आ जाती है, ठीक है।
चलिए दोस्तों, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, कमेंट करिए अगर आपको आता है इसका सही जवाब। तो जितने भी मेरे भाई बहन कथक टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। ये यूपी का शास्त्र नृत्य है साथियों, ये यूपी का शास्त्र नृत्य है। अब जब हमने कथक के बारे में पढ़ा तो कुछ और देख लेते हैं। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है दोस्तों। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, इनका संबंध कथक नृत्य से है। और एक और नाम ध्यान रखें, लच्छू महाराज, ठीक है, लच्छू महाराज। मैं थोड़ा सही से नाम लिख देता हूँ इसका, इनका, ठीक है, लच्छू महाराज। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लच्छू महाराज। तो आप ये भी नाम ध्यान रखना। शुरू से अंत तक बने रहना, बहुत ही शानदार कंटेंट चल रहा है, बहुत ही शानदार रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का जवाब देंगे। क्वेश्चन 36, निम्न में से कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। दोस्तों यहाँ पे पठार टिक करिए, माफी चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, यहाँ पर आप पठार लिखिए, ये पठार है, प्लेट्यू, ठीक है, पठार से होकर बहती है, यहाँ पर पठार है दोस्तों, लिख लेना। बताएंगे इंग्लिश वर्जन में भी करेक्शन कर लो भाई, इंग्लिश वर्जन में भी करेक्शन कर लो। और विच ऑफ द रिवर फ्लो थ्रू रॉक्स, पठार आएगा, प्लेट्यू लिख लो दोस्तों, यहाँ पे प्लेट्यू है, प्लेट्यू, प्लेट्यू यानी पठार, ठीक है। ये इंग्लिश वर्जन है, कमेंट करिएगा इनके जवाब, ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आंसर टिक करते हैं, क्या आंसर आएगा। तो बिल्कुल आप लोग टिक कर रहे होंगे बेतवा नदी, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। जितने भी मेरे भाई बहन बेतवा नदी टिक कर रहे हैं उनका सही जवाब। अब सबसे पहले इसका उद्गम स्थल देखो, विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विंध्य पर्वत श्रेणी। इसकी लोकेशन आप लोग मुझे बताओगे, विंध्य पर्वत श्रेणी कहाँ पर है भाई, विंध्य पर्वत श्रेणी। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे कहाँ पर है दोस्तों विंध्य पर्वत श्रेणी, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चंस भी हैं दोस्तों और नोबेल प्राइज भी है दोस्तों, अंत में बने रहना। नोबेल प्राइज के 5 क्षेत्रों में मिलता है, हम आज कवर कर लेंगे ये टॉपिक, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये मालवा से बहती हुई, ये नदी मालवा से बहती हुई, देखना आप लोकेशन, मालवा, मालवा से बहती हुई ये जाती है हमीरपुर में। ये कहाँ जाती है, हमीरपुर, हमीरपुर, ठीक है। फिर हमीरपुर से बहती हुई ये यमुना में मिलती है, यमुना में मिलती है, यमुना में मिलती है। दिल्ली इसी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, यमुना के, ठीक है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, यमुना के तट पर ही है दिल्ली, ठीक है। आगरा भी यमुना के तट पर ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन 37, क्वेश्चन 37 क्या कह रहा है, गिरजा देवी का संबंध किस घराने से। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रसिद्ध घराने तो आपको घोट कर पी जाने दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाती, ग्वालियर, बनारस, पटियाला, इनके सभी के संस्थापक और किनका संबंध किस घराने से, ये आपको अच्छे से रटना है, ठीक है। तो पहले से हम टिक कर लेते हैं, गिरजा देवी का संबंध बनारस घराने से। अब दोस्तों ध्यान रखना, जानकी प्रसाद और सुखदेव जी ने इनकी संस्थापक हैं बनारस घराने के, ध्यान रखना। जानकी प्रसाद का संबंध भी किससे है, किस घराने से है, तो ध्यान रखना बनारस घराना, ठीक है, ठीक है। और किशन महाराज का संबंध भी है, ठीक है, किशन महाराज का संबंध भी यहीं से दोस्तों। ये जानकी प्रसाद इसके संस्थापक हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सुखदेव जी भी संस्थापक है बनारस घराने के। किशन महाराज, इनका संबंध भी दोस्तों किस घराने से है, तो बिल्कुल बनारस घराना, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अब एक नाम और ध्यान रखना दोस्तों, ग्वालियर घराने से, ग्वालियर घराने से एक नाम पंडित जसराज। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से, तो नाम ध्यान रखेंगे। जानकी प्रसाद तो दोस्तों संस्थापक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाउंडर हैं, किसके, बनारस घराना के, ठीक है। और सुखदेव जी भी हैं साथ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, पचे हुए भोजन का अवशोषण निम्न में से किस में होता है, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, पेट में, या इनमें से कोई नहीं। और मेरा क्वेश्चन आप सभी से यह भी है कि जो हमारा पाचन तंत्र की क्रिया कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बताइए अगर आपको पता है तो। ध्यान रखना, जो पाचन तंत्र की क्रिया है दोस्तों वो मुख से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। आप सभी को पता होगा दोस्तों, मुख में दोस्तों लार, सलाइवा ग्लैंड्स पाई जाती है, लार, उसमें दोस्तों एक एंजाइम्स पाया जाता है टाइलिन, वो क्या करता है, वहीं पर बैक्टीरिया को मार देता है दोस्तों, ठीक है। टाइलिन नाम का एंजाइम्स क्या करता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु को वहीं पर मार देता लार में, ठीक है। तो भोजन पूर्णतः पाचन होता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, इसको लिख लो इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका इंग्लिश वर्जन है ना, हाँ इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा, इसका इंग्लिश वर्जन ये है दोस्तों, ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। ये छोटी आंत में ये पूर्ण तरह पाचन होता है दोस्तों। इसका आंसर भी टिक कर लो, यहाँ इंग्लिश वर्जन में भी इसका आंसर टिक कर लो, छोटी आंत यानी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सभी का पाचन छोटी आंत में होता है दोस्तों, ठीक है।
फिर यहाँ से अवशोषण प्राप्त करके ब्लड में मिलते हैं। और ब्लड क्या है, एक पोस्टमैन है जो हर एक टिश्यू, हर एक सेल्स में जाके मतलब जिसको जिस विटामिन की जरूरत है, जिस ऑर्गन की मतलब जिस मिनरल की जरूरत है वो पहुंचाने का काम करता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। तो इसका आंसर आप लोग बी ऑप्शन टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। आई होप कि बी ऑप्शन ही टिक कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कोड इन द ह्यूमंस? कमेंट करेंगे, बहुत ही शानदार कमेंट करेंगे। और यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, पहले तो इसका आंसर टिक कर लो। 31 जोड़ी निकलती है। ठीक है, अब मुझे टिक आंसर बताइए, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बिल्ली और मनुष्यों में, ये कमेंट में बॉक्स में आप लोग बताओगे। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या, बिल्ली में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं दोस्तों? कमेंट करना। ठीक है, और यहां पर मनुष्यों में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? मनुष्यों में गुणसूत्र। ठीक है, कमेंट करिए। मैं आपको यहां पर गुणसूत्र का मतलब बता देता हूं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स, ठीक है, स्पेलिंग पर मत जाना स्टूडेंट्स, बस आप थोड़ा समझ लीजिएगा, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को कमेंट में देने हैं, सभी भाई बहनों को कमेंट में आंसर देने हैं। इसका भी जवाब कमेंट में और इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए, हमने कहा था हम नोबेल प्राइज का एक टॉपिक लेंगे, बहुत ही शानदार है। आप सभी को पता होगा कि इस बार 2024 में आप सभी को पता 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे दोस्तों हमारा जो अर्थशास्त्र है ना दोस्तों, जिसको आप लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक कहते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक, उसमें 3 जनों को नोबेल प्राइज मिला है। कौन कौन से हैं वो 3 जने? पहला नाम है डेरोन एसमोग्लू। क्या नाम है भाई? डेरोन एसमोग्लू। ठीक है, और दूसरा नाम साइमन जॉनसन, और तीसरा नाम ध्यान रखना है जेम्स रॉबिन्सन। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, आपके करंट अफेयर के रूप में एक क्वेश्चन फिक्स है नोबेल प्राइज से। ठीक है, शुरुआत 1901 में होती है, 1901 में इसकी स्टार्टिंग हो जाती है नोबेल प्राइज की। ठीक है, अब दोस्तों शांति मतलब कि पीस के क्षेत्र में एक जनों को ध्यान रखेंगे, निहोन डिंडाक्यो। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दोस्तों शांति के क्षेत्र में यानी पीस के क्षेत्र में किसको मिला है? निहोन डिंडाक्यो। दोस्तों ये नाम आपको ध्यान रखना है साथियों। और देखते हैं दोस्तों, और भी हैं रसायन जिसको आप केमिस्ट्री कहते हैं, उसमें दोस्तों डेविड बेकर। क्या ध्यान रखना दोस्तों? डेविड बेकर को दोस्तों रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में देख लो, विक्टर एम्ब्रोस जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है 2024 में। एक ध्यान रखेंगे गैरू सोकून, इनको भी नोबेल प्राइज मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। एक और बचा हुआ अंतिम है दोस्तों, ये दोस्तों आपके नोबेल प्राइज और देख लो दोस्तों, एक और है भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में, ये आपका 5वें नंबर का। ठीक है, 2 जनों का नाम आपको नहीं भूलना है। सबसे पहला नाम ध्यान रखना जॉन हॉपफील्ड, और दूसरा नाम ध्यान रखना जेफरी हिंटन। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट नोबेल प्राइज के थे। देखो हमने देख लिया फिजिक्स का देख लिया, ठीक है, भौतिकी का देख लिया, और दूसरा रसायन केमिस्ट्री 2, ये आपके दूसरा नंबर, ये आपके चौथा नंबर है ना, चौथा नंबर है, ये आपके चौथा नंबर का, ये आपके तीसरा नंबर। ठीक है, 3 ये हो गए और 2 ये रहे। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं आपको आज नोबेल प्राइज का इंपोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, ये पहला था, ये अपना पहला था, और ये दूसरे नंबर का था। ठीक है, तो आज हमारा ये नोबेल प्राइज का जो टॉपिक है वो भी हमने कवर कर लिया, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा फिक्स है एग्जाम में आना। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास को मेरे साथियों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों। उससे वाइंड अप करने से पहले इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग होमवर्क में करिएगा। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ कर्नाटका? लक्ष्मण आचार्य प्रसाद, आचार्य देवव्रत, थावरचंद्र गहलोत या आरिफ मोहम्मद खान? इसका जवाब आप लोग होमवर्क करेंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का, और सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टिक करेंगे। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी आपको, आज का कंटेंट कैसा लगा, वो सब आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, क्लास अच्छी लगी हो साथियों तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर कंटेंट पसंद आया हो तो क्लास को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, आपके लाइक करने से हमें पता चलेगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्लास में हर एक क्वेश्चन आपका कवर हुआ है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी क्लास को पहली बार वॉच करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रेफर करेगा। दोस्तों जितने भी मेरे वीर इस क्लास की फ्री PDF चाहते हैं, जितने भी मेरे वीर यहाँ पर इस क्लास की
फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे वीरों फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। हम इसी प्रकार से अपनी डेली मेहनत करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे, तो आप लोग डेली 8 PM पर जुड़ जाया करो दोस्तों, ठीक है। नोटिफिकेशन आपके पास 8 PM तक आ जाता है, आप लोग जुड़ जाएंगे और मेहनत करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है जीके जीएस बहुत बड़ा समुद्र है दोस्तों, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, तो हम अपनी तैयारी पूरी बरकरार करते हुए चलेंगे, ठीक है। रही बात मैथ की, मैथ में दोस्तों आपको मैंने कहा था दोस्तों, अब हम हर संडे को एक टॉपिक उठाएंगे मैथ का। अगला टॉपिक हमारा जो है वो परसेंटेज है, ठीक है। हम परसेंटेज के संडे को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में सीधे छपेंगे दोस्तों, ठीक है। वही चुनिंदा क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको हर संडे को मैथ में एक टॉपिक मिलेगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है साथियों, क्लास का टाइम यही रहेगा 8 PM पर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग डाउट बताएंगे, ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन से हो तो, ठीक है। कल हम साथियों इसी टाइम पर 8 PM पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, एक और नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।